डेट है आज 20 जनवरी 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है आईएनएस रणवीर। आईएनएस रणवीर प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें एक ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से 3 नेवी के पर्सनल कर्मचारी मर गए और 11 घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। ये आईएनएस रणवीर है जो, ये देखो एक डिस्ट्रॉयर है, नेवी का पानी का जहाज है, लड़ाकू विमान जैसे होते हैं इस तरह का दिखता है। ये डिस्ट्रॉयर है आईएनएस रणवीर। इस तरह के 5 राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर हैं जो नेवी के पास है, इंडियन नेवी के पास। उनमें से ये चौथा है आईएनएस रणवीर। ये हमारे इंडियन नेवी में आईएनएस रणवीर 28 अक्टूबर 1986 को कमीशनड किया गया था, मतलब नेवी के पास आ गया था, फिर काम करना शुरू कर दिया था इसने। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये एक रिपोर्ट है जो अभी जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका जो हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक यूरोप में कंट्री है, आपको पता ही होगा। ये यूरोप देख रहे हो आप मैप, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। आप अपने बड़े मैप में देखना, इसमें दिखाई नहीं देगा आपको, इसमें लिखा भी हुआ नहीं है। स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और जब ये बनाई थी तो 1971 को बनाया था इसको, 24 जनवरी 1971 को। एक जर्मनी का आदमी था भाई साहब, एक क्लॉज नाम का आदमी है, क्लॉज ये स्क्वेब, ये आदमी था जिसने इसको बनाया था। ये याद करने की वैसे ज़रूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, इंटरनेशनल एनजीओ है जो कई सारी रिपोर्ट जारी करती है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल आउटलुक, इस तरह की। ये साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ये अभी जारी की है इसने। साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? देखो इंटरनेट पे आप डिजिटली सारा काम करते हो कंप्यूटर के जरिए, और कंप्यूटर के जरिए ये सारा सिस्टम क्या है, ये साइबर सिस्टम है। कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा काम करना, मोबाइल के द्वारा। और इसके लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो है साइबर सिक्योरिटी। और अगर इस पर कोई अटैक करता है, मान लो वायरस भेजता है, कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर भेजता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को चुरा ले आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से, इमेज वगैरह या कोई भी फाइल वगैरह, तो ये हो गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम यानी कि अपराध, साइबर अपराध, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए। तो इसने जो अभी रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि देखो कोविड-19 के दौरान साइबर सिक्योरिटी के जो मामले हैं, यानी कि साइबर क्राइम अटैक, रैंसमवेयर अटैक, ये बढ़ गए हैं, इंक्रीज हुए हैं। 2021 में 151% इंक्रीज हो गए हैं। रैंसमवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर भेज दिया जाता है आपके मोबाइल कंप्यूटर में, वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में फिर लॉक लगा देगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल का लॉक खोलोगे तो एक पिन कोड आएगा सामने, वो कहेगा, उसमें लिखा होगा एक लाइन कि आप इतने रुपए इस अकाउंट में भेज दो या भेज दीजिए, तब ये आपको कोड बताया जाएगा, नहीं तो आपका सारा डेटा काट दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा या फिर चोरी कर लिया जाएगा। तो फिर आदमी भेजेगा ही वो, अगर उसका इंपॉर्टेंट डेटा होगा। तो इस तरह के रैंसमवेयर अटैक होते हैं। ये 151% बढ़े हैं 2021 में। और ऑन एन एवरेज देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन पे लगभग 270 साइबर अटैक हुए हैं ये कोविड-19 के दौरान। क्योंकि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है, सब लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं, डिजिटली सारा काम करते हैं, एजुकेशन भी डिजिटल हो गई है, सारा कुछ डिजिटल हो गया है। इसकी वजह से साइबर क्राइम भी इंक्रीज हुए हैं। इसकी वजह से जो हर एक कंपनी ने जो साइबर ब्रीच हुआ है, यानी कि हर एक कंपनी का जो साइबर अटैक हुआ, उसकी वजह से कंपनी पे लगभग 27 करोड़ रुपए की उसकी कॉस्ट है, इंक्रीज हो गई है इसकी वजह से। देखो ये क्या है, आप डेटा यूज कर सकते हो जब साइबर क्राइम से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट वहाँ एक लाइन में, 2 लाइन में आप कोट कर दोगे, लिख दोगे, तो आपके 1 मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है ला नीना इफेक्ट ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो ला नीना और एल नीनो, इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े टॉपिक हैं। 30 मिनट का लेक्चर होगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ इसके इफेक्ट जानेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है?
देखो भाई साहब, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है ये वाला एरिया अपना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसे। इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? देखो, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महाद्वीप, और सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप। तो इसको क्यों बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट? इंडियन को सब, ये इंडियन जो टेरिटरी है इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है? ये इस साल के मेंस के क्वेश्चन में पूछा है भाई साहब कि क्यों बोला जाता है। आपका ज्योग्राफी का जो पेपर आता है जीएस पेपर 1, उसमें पूछा है कि इंडियन जो टेरिटरी है, इंडियन एरिया है जो, इसको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है इसको? इसके 3 रीज़न है। पहला, एक तो इंडियन टेरिटरी बहुत ही वास्ट रीजन है जिसमें हिमालयन माउंटेन भी आती है, आपका ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी आता है, इंडियन पेनिनसुला भी आता है। ये मेन रीजन है कि इसका बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें हिमालयन माउंटेन भी आती है, ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी आता है, और आपका ये इंडियन पेनिनसुला भी आता है। इंडियन पेनिनसुला ये वाला पार्ट, पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो एरिया, वो लैंड का एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये देखो, इधर से और इधर से 3 साइड से घिरा है, इसलिए इसको इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। तो एक रीजन ये ग्रेट इंडियन प्लेन्स है बहुत बड़ा, एक रीजन ये, और हिमालयन माउंटेन तीसरा रीजन। ये 3 रीजन है जिनकी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इस इंडियन टेरिटरी को। तो ये जो एरिया है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला, यहाँ पे जो ला नीना का इफेक्ट है वो क्या है, ये न्यूज में ये हमको इसमें डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस करते हैं, जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो पार्ट है, वेरियस पार्ट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, वो देखो सीवियर कोल्ड वेव से अभी प्रभावित हो रहा है। आप सबको पता है ठंडी ये पवनें चल रही हैं, कोल्ड वेव, ठंडी पवनें या ठंडी वायु चल रही हैं जो सीवियर तीव्र ठंडी पवनें। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नदर्न स्टेट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ रही है। तो कोल्ड वेव क्या है? कोल्ड वेव को देखो माउंटेन और प्लेन्स एरिया के लिए डिफरेंट कैटेगरी हैं, इसकी क्राइटेरिया, जिसकी वजह से इसको डिफाइन किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो हमारे इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग का काम करता है, मौसम की जानकारी देता है भाई साहब, ये आईएमडी डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में। तो इसके अकॉर्डिंग कोल्ड वेव को कई कैटेगरी में बांटा गया है, और इसको भी अलग अलग एरिया के लिए, प्लेन्स मैदानी इलाके हैं जो उनके लिए अलग है क्राइटेरिया कोल्ड वेव का, और जो माउंटेन हिली एरिया पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए अलग है क्राइटेरिया। अगर हम ये माउंटेन एरिया को देखें या प्लेन्स एरिया को देखें, प्लेन्स एरिया के लिए देखें तो हम, अगर वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री रहता है या 30 डिग्री रहता है, 30 डिग्री रहता है, या मान लो आप 25 डिग्री रहता है नॉर्मल टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश में, ये मान लो नॉर्मल हर कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री। लेकिन अगर ठंड में बात करें तो वहाँ पे मान लो ये रहता है आपका 18 डिग्री या फिर 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, इतना मान लो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में। और अगर वहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री से 10 डिग्री कम हो जाए, 20 डिग्री से 10 डिग्री कम हो जाए, तो कितना रह जाएगा, 10 डिग्री रह जाएगा। यानी कि 10 डिग्री जब नीचे हो जाए एवरेज से, एवरेज कितना रहता है 20 डिग्री, एवरेज से 10 डिग्री नीचे हो जाए तो वहाँ कहेंगे कि वहाँ पे कोल्ड वेव आ गई। यानी कि 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर हो जाए बिलो एवरेज, यानी कि एवरेज से 10 डिग्री कम हो जाएगा। और अगर मान लो 10 डिग्री ना रहे, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ही कितना रहे, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ही मान लो 10 डिग्री है, तो अब क्या होगा, ऐसे एरिया में क्या होगा, प्लेन्स के लिए, हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं मैदानी इलाके की, अगर वहाँ पे 4.5 डिग्री टेम्परेचर तक आ गया, 4.5 डिग्री तक प्लेन्स एरियाज में, तो फिर कहेंगे कोल्ड वेव चल रही है। जैसे आपका ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये वाला रीजन है, ये प्लेन एरिया है, मैदानी, यहाँ पे पहाड़ी इलाका नहीं है। तो ये मैदानी इलाके में क्या है, अगर वहाँ पे 4.5 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया तो कहेंगे कोल्ड वेव आ गई। और अगर एवरेज से वहाँ पे मान लो अगर 25 डिग्री रहता है एवरेज, अगर इससे 10 डिग्री कम हो गया, 15 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया, तो कहेंगे कोल्ड वेव आ गई। और यही क्राइटेरिया हिली पहाड़ी इलाकों के लिए 0 डिग्री है। 10 डिग्री बिलो एवरेज हो जाए तो ठीक है, अगर वो 0 डिग्री तक चला जाए पहाड़ी इलाकों में तो कहेंगे वहाँ पे कोल्ड वेव आ गई। तो दोनों के लिए अलग अलग एरिया है। और अगर यही हम देखें सीवियर कोल्ड वेव के लिए, ये कोल्ड लिख लो, सीवियर कोल्ड वेव, ये तो हो गई सिर्फ कोल्ड वेव ठंडी पवने, और ये है तीव्र ठंडी पवने, तीव्र बोलते हैं ना, तीव्र ठंडी पवने हिंदी में। तो ये कोल्ड
सीवियर कोल्ड वेव का क्राइटेरिया तब है, उसमें तो था 10 डिग्री का बिलो नॉर्मल, और इसमें 6.4 डिग्री का बिलो नॉर्मल। अगर मान लो वहाँ पे प्लेन एरिया में अगर मान लो आपका 20 डिग्री टेम्परेचर है, अगर ये चला जाए 6.4 डिग्री बिलो नॉर्मल, तो ये कहेंगे वहाँ पे फिर कि सीवियर कोल्ड वेव। इतने से नीचे चला जाए या फिर 2 डिग्री हो रह जाए, सिर्फ 2 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर, तो फिर कहेंगे सीवियर कोल्ड वेव आ गई प्लेन्स एरिया में। तो ये दो क्राइटेरिया हैं। आईएमडी ये कहती है कि जो कोल्ड वेव है इसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए ये हानिकारक है, ह्यूमन बॉडी के लिए फैटल है, हानिकारक है, हार्मफुल है। तो ये जो कोल्ड क्यों होता है, क्या रीज़न है कि कोल्ड वेव जो आती हैं हमारे हिली एरियाज़ में और जो प्लेन एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, या फिर आपका उत्तराखंड में, या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नदन उत्तर प्रदेश, तो क्यों आती हैं, क्या कारण है? उनके दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से नदन बेल्ट में यहाँ पे कोल्ड वेव आती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में एक लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा लेक्चर है भाई साहब, 10-15 मिनट का होगा, तो वो देखना आप। तो इसमें मैं बता देता हूँ बस हल्का सा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये देखो ये जो एरिया देख रहे हो आप मेडिटेरियन सी का, और ये अटलांटिक ओशन और कैस्पियन ओशन, यहाँ से हवाएं उठती हैं, यहाँ पे हवाएं उठती हैं। उठने के बाद ये फिर ये जो वेस्टर्लीज चल रही हैं यहाँ पे, वेस्टर्ली विंड, पश्चिमी हवाएं, इनके साथ यहाँ पे ये पाकिस्तान, इंडिया, ये साउथ चाइना, इधर वाले एरिया में आ जाती है। यहाँ पे हिमालय आ जाए, इधर देखो हिमालय आ जाए, ये वाला रीजन हमारा इंडिया का है, जो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में हिमालय माउंटेन है। तो इसकी दो, जब ये हवाएं आती हैं ना यहाँ से मेडिटेरियन सी से, अटलांटिक ओशन से, तो ये मॉइस्चर लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं, और वेस्टर्ली विंड इन्हें इंडिया की तरफ लेके आती है। तो इसकी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक ब्रांच चली जाती है इसकी चाइना की तरफ, एक ब्रांच आ जाती है इंडिया की तरफ, हिमालयन माउंटेन की वजह से दो में कट जाती है ये। अब ये जो इंडिया की तरफ आई है, ये इंडिया में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रेनफॉल भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ़ भी पड़ती है पहाड़ी इलाकों में, और यहाँ मैदानी इलाकों में बारिश होती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसी कोल्ड वेव लेके आती है, एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन है लानीना। दूसरा रीजन क्या है? लानीना कोल्ड वेव का। लानीना की वजह से क्या होता है कि देखो, लानीना की वजह से हमारे जो इसमें इंडिया में साउथ वेस्ट जो मानसून आती है, जून से सितंबर में जो बारिश होती है, अगर लानीना हो रहा है, देख लो लानीना के बारे में भी स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देख सकते हो लानीना अनिनो के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, ये जो साउथ अमेरिका है इस वाले एरिया में नॉर्मल से अगर कम टेम्परेचर रहे यहाँ पे ओशन करंट का, तो उसे बोलते हैं लानीना, और अगर ज़्यादा रहे यानी कि टेम्परेचर हाई रहे तो उसे बोलते हैं एल नीनो। तो यहाँ पे जब कम टेम्परेचर है, लानीना की कंडीशन हो गई, तो यहाँ साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है विंटर सीजन में, जो अभी विंटर सीजन चल रहा है, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है हमारे, जो ये तमिलनाडु और आंध्रा का ये कोस्ट है, यहाँ पे बारिश करती है विंटर सीजन में। तो इसकी वजह से, ये लानीना की वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो रेनफॉल है, बारिश होती है, वो कम हो जाती है, लेकिन साउथ वेस्ट की ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना है। इसकी वजह से कोल्ड वेव भी आ जाती है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो ये लानीना अफेक्ट करता है। इसकी वजह से आइसी कोल्ड विंड होती है कंटिन्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एक ये रीजन है। तो दो रीजन है। तो वेदर चेंजेज होता है हमारे इंडिया में और भी सारे वर्ल्ड में, ग्लोबल एरियाज़ में, लानीना की वजह से वो क्या क्या होता है, मौसम में जो बदलाव होते हैं लानीना की वजह से। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये वाला रीजन है ना जो अफ्रीका का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, ये वाले रीजन आता है इसमें, सॉरी इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये वाले रीजन को बोलते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इस वाले रीजन में भी इफेक्ट पड़ता है लानीना की वजह से, जब लानीना आता है। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे बारिश ना कम हो जाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और सेंट्रल एशियन रीजन में भी। सेंट्रल एशियन रीजन ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेंट्रल एशियन रीजन। नेक्स्ट क्या होता है, जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका में भी वो ड्रायर हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पे डिजर्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती है, रेगिस्तान की कंडीशन। साउथ अफ्रीका में भी रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे उल्टा होता है, देखो साउथ अफ्रीका में
यहाँ पे रेनफॉल इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, ईस्ट वाले ईस्टर्न में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये दोनों में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। और जो हमारे साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। देखो साइक्लोन की बात कर रहे हैं अभी हम, जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है लानीना की वजह से कम हो जाती है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, इस वाले रीजन में। लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है साउथ वेस्ट के दौरान। साउथ वेस्ट मानसून आती है जब जून से सितंबर में, तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, याद रखनी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं उनकी इंटेंसिटी कम कर देता है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में। और जो साउथ ईस्ट एशिया है, पैसिफिक आइलैंड है, ये वाला रीजन है, इसमें रेनफॉल अबव एवरेज से अबव होती है। ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है लानीना की वजह से। तो इतने सारे इसके रीजन हैं लानीना के और इफ़ेक्ट हैं इसके जो हमने देखा। अगर डिटेल में आपको जानना है लानीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं। कम से कम ये 20 से 25 मिनट का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमारे इंडिया में चलाया गया था। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिल रहा था हमारे इंडिया में, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन का। यानी कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, एजेंसीज हैं, उनके आपस में सहयोग नहीं था। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी हो रही थी हमारे इंडिया में। यानी कि होता क्या, देखो जैसे मान लो एक वाटर डिपार्टमेंट है और एक हो गया आपका रोड वाला डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं जिसे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो रोड बनाता है हमारे इंडिया में। जैसे मान लो अभी यहाँ पे रोड बना के गई पीडब्ल्यूडी, फिर क्या होगा, अभी नया नया रोड बनाया है, ये जो वाटर डिपार्टमेंट वाले आएंगे खोद के चले जाएंगे, पानी का पाइप डाल के चले जाएंगे। अब ये जब नंबर आएगा 1-2 साल तक ये टूटा ही पड़ा रहेगा। क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दोनों डिपार्टमेंट में। अगर इन्हें पता होता, इनमें सहयोग होता, तो आपस में बातचीत करके करते कि हमें पाइप डालना, उसके बाद आप रोड बनाना। समझ रहे हो? तो ये कोऑर्डिनेशन के अभाव की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो इसमें ही कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये स्कीम लेके आए। इसमें होता क्या है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो पूरा जो हमारे इंडिया में जो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका ओवरव्यू देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये डेटा है 2021 की स्टार्टिंग में 1687 यूनियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्या है अभी इम्प्लीमेंटेशन उनका चल रहा है, जिसमें डिले होने की वजह से, देखो देरी होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी होने की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है 20%, 21.45 लाख करोड़ ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। इसकी वजह से, डिले होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ये डिले होने के कारण क्या है? डिले होने के कारण है कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, उसका कॉस्ट कितनी आएगी, इसका अंडर एस्टिमेशन, यानी कि पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कितनी कॉस्ट आएगी। इसकी वजह से एक्विजिशन कॉस्ट, जैसे मान लो किसानों की ज़मीन एक्वायर किया, वहाँ पे रोड बनाना है, तो इसमें डिले हो रहा है इसकी वजह से। इन्वायरमेंट जो असेसमेंट होती है या फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो लेना होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, इसकी वजह से लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस परमिशन की वजह से, रोड क्रॉसिंग पाइपलाइन ट्रांसमिशन लाइन है, इनकी वजह से हो रहा है। तो ये सारे डिले के कारण हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें डिले होने की वजह से, यानी कि डिले होने में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। देखो लैंड जो है वो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है। तो लैंड एक्विजिशन का जो है इसमें डिले होता है, कई कई साल लग जाते हैं कि जिसकी ज़मीन है उसे एक्वायर करने में और उसको रिहेबिलिटेट करने में, पैसे ही नहीं दे पाते उसे। तो ये जो इंक्रोचमेंट भी हो जाता है बहुत बार, तो ये इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। पावर और वाटर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पावर चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, तो इनके इश्यू आते हैं। तो ये और कारण है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसके सॉल्यूशन के लिए तो ये स्कीम लॉन्च की थी प्रधानमंत्री जी ने, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये स्कीम अनाउंस की, लॉन्च की, घोषणा की इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जितने भी स्टोरेज, हैंडलिंग,
या पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी माल का, ये सब लॉजिस्टिक में आता है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे ये स्कीम लॉन्च की है। तो पीएम गति शक्ति को थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, कब लॉन्च की थी ये और क्या है इसका मतलब। 2020 में लॉन्च की थी ये। डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक, ये एक मान लो इंटरनेट पे साइट होगी, एक पोर्टल होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ को, मंत्रालय को कनेक्ट किया जाएगा आपस में। जैसे रोड मिनिस्ट्री हो गई, रोड एंड हाईवे, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम, गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन, ऐसी 16 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा इसके ज़रिए। और कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को होलिस्टिक मैनर में एग्जीक्यूशन किया जा सकेगा। यानी कि सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकेगी, गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे। ऐसे प्रोजेक्ट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 500 करोड़ से ज़्यादा जिनकी कीमत आ रही है। मान लो एक रोड है या रेलवे लाइन है जिसको बिछाने में, या रेलवे लाइन को बिछाने में या रोड बनाने में 500 करोड़ से ज़्यादा कीमत आ रही है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को इसमें रखा जाएगा, पोर्टल में सारी जानकारी होगी। जैसे मान लो भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, या वाटरवेज हैं, या ड्राईलैंड पोर्ट है, उड़ान स्कीम है, ऐसे उड़ान स्कीम के अंदर पोर्ट एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे स्कीम की जानकारी सारी इस पोर्टल पे होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो इस पोर्टल पे जब सारे डेटा उपलब्ध होंगे, इसमें सारे जियो स्पेशल डेटा भी होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है फिलहाल हमारे देश में, कहाँ कहाँ पे रोड हैं, रेलवे, हाईवे हैं, और कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, टोल प्लाजा, रेलवे, हाईवे, रोडवे, ये सारी जानकारी होगी। कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट है, रिवर है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब होगी, तो जब मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाले बनाने जा रहे हैं, तो सारी जानकारी मिलेगी। और उन्हें ये भी पता होगा कि कहाँ पे वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, कहाँ पे रिवर है, कैसे बचाना है इसको, और कब काम शुरू करना है। ये सारी जब जानकारी मिल जाएगी, तो ये ना उधेड़ बुन का जो काम चलता रहता है ना, कभी उधेड़ रहे हैं कभी बुन रहे हैं, यानी कि कभी रोड को उखाड़ रहे हैं, वाटर सप्लाई के पाइप डाल रहे हैं, कभी वाटर सप्लाई नहीं आए तो मान लो फिर सीवर वाले आ गए, सीवर लाइन का पाइप डाल रहे हैं, तो ऐसे रोड तोड़ के फिर बनाना, फिर तोड़ना, ये काम में जो ये चलता रहता है, इसमें बचा जा सकेगा, जिसकी वजह से बहुत कम कॉस्ट हो जाएगी। तो इसके सिग्निफिकेंस यही होंगे ऑब्जेक्टिव, जो ये एक्टिविटी चलती रहती हैं तो इनमें फ़ायदा होगा, यानी कि जो तोड़ने का और बनाने का काम चलता रहता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट एक साथ आएंगे, सारे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, सारी जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी हमारे इंडिया में, और लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है वो कम आएगी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, हैंडलिंग की, सब ये कम आएगी। तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट की नीड क्या थी, जो अभी ये पीएम गति शक्ति लॉन्च किया था, ये स्कीम लॉन्च की थी, इसलिए ज़रूरत थी वही वाला जो हम उधेड़ बुन की जो हमने एग्जाम्पल लिया ना, कि रोड वाले ये बनाते हैं, डगअप करते हैं, फिर वाटर सप्लाई वाले आ जाते हैं, पाइप डालने के लिए उखाड़ देते हैं, इसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इसे रोकने के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की। इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है हमारे जीडीपी की 13 to 14% ये इंक्रीज हो जाती है हमारे इंडिया में। और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखें यही कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो केवल 7 to 8% ऑफ जीडीपी है, और हमारे इंडिया में कितनी कॉस्ट आती है ये लॉजिस्टिक कॉस्ट, 13 to 14%। तो ये कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो मर्चेंडाइज है वो भी, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब, इनको फ़ायदा होगा, और ज़्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा हमारे इंडिया में। तो आज के टॉपिक यही थे, और 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और वो ऐसे टॉपिक हैं जो रिसेंटली भी न्यूज़ में है और न्यूज़ में अधिकतर रहती हैं, तो उनको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक हैं,